जय हिंद दोस्तों। हम आ गए हैं आपके पास में लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग देखने वाले हैं आज जो जिस चैप्टर का नाम है वो चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन। प्रतिदिन आपको इसी समय पर आपको मिल जाएगा जीनियस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है कि अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के बराबर, यहां पर समझने वाला बात है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांकी क्या है। बराबर जमा मात्रा करने के लिए कितनी विद्युत धारा, समझिएगा, बोल रहा है आपको कितनी विद्युत धारा 0.5 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होगी। यानी कि समय दिया है आपका 0.25 सेकेंड और बोल रहा है कि धारा का मान आप बताइए। यदि जमा होने वाला मात्रा यानी वैद्युत अवघटन के दौरान W का मान जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के बराबर होता है, यानी Z के बराबर होता है। Z को हम लोग बोलते थे, याद है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक। यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे W बराबर ZIT। W बराबर क्या आ जाएगा Z, इसलिए Z बराबर ZIT। Z से Z कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर I इंटू टी, इसलिए I बराबर बचेगा 1/T और 1/T का मान हमको दिया गया है 0.25। इसको जब हटाइएगा ऊपर आ जाएगा 2 जीरो 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 4 एम्पियर की धारा आपको देना पड़ेगा। यानी कि 0.5 सेकेंड के लिए 4 एम्पियर की धारा देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां से मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा कहते हैं। और कप्पा क्या मात्रक होता है, तो कप्पा का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या कहो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये मात्रक होता है कप्पा का, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता के बाद कहता है डैनियल सेल। डैनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, होने वाली सेल अभिक्रिया क्या है। तो आप जानते हैं कि डैनियल सेल में जो होता है वो जिंक का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी तरह से कॉपर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर में बदल जाता है। ये था आपका अर्ध सेल रिएक्शन, ये भी आपका अर्ध सेल रिएक्शन। जब दोनों रिएक्शन को हम लोग जोड़ देंगे तो बनता है सेल रिएक्शन, यानी जिंक और प्लस Cu2 प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये क्या मिलेगा हमको Zn2 प्लस और प्लस Cu। ऐसा रिएक्शन जो भी होगा वो होगा डैनियल सेल का रिएक्शन। यहाँ पर जो जिंक काम करता है एनोड के रूप में काम करता है और कॉपर जो काम करता है वो कैथोड के रूप में काम करता है। यानी कि यहाँ पर जिंक जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पूरी तरह से आपको हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। यहाँ से देखने वाली बात है क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस जिंक प्लस, कॉपर 2 प्लस कहाँ गया, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट दिख रहा है, इससे मैच कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सिल्वर नाइट्रेट। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका AgNO3। संभावित क्वेश्चन जो भी रहेगा हम करते चलेंगे। घोल से इतना ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए कितना ग्राम दिया है, W बराबर हो गया कितना 108 ग्राम। सिल्वर को मुक्त करने के लिए विद्युत धारा का मान निकालना हमको है, विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता होगा। अब समझने वाली बात यह है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से इतना ग्राम सिल्वर को मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो आवश्यकता होता है वो क्या होगा। यानी कि यहां से मोटा मोटी बात कहना तो आवेश के बारे में पूछा है। विद्युत धारा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां से क्या हमको समय नहीं दिया है, और जब समय नहीं दिया तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है ZQ, और W बराबर जब ZQ होता है तो कितना आप जानते हैं, इसका हम लोग निकाल देंगे Z का मान, तो W बराबर कितना 108 और सिल्वर नाइट्रेट इसका हो जाएगा 108/1 इंटू Q। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बराबर Q, यानी कितना फैराड आ जाएगा आवेश 1 फैराड के बराबर आ जाएगा। 1 फैराड के बराबर का आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ सी हो जाएगा करेक्ट।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर आइए, और ऐसा जो होता है बहुत आराम क्वेश्चन होता है, हल्का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट कहता है कि वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन आप समझते हैं कि दो एनोड जो होगा उसमें एनोड और कैथोड होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा वो निगेटिव की तरफ जाएगा और जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या वैद्युत। कैथोड पर क्या होता है, वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण। यहां से हो जाएगा मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन होता है। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकरण, इसी को बोलते हैं हम लोग अपचयन। ठीक है ना। अपचयन क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, और जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये बार बार पूछा जा रहा है आपका बोर्ड में। सबसे पहले समझिए, कहता है ABCD 4 को दिया है, कहता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना 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 है और इतना वोल्ट है, तो किस धातु की अपचयन अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। यहां से आपको याद क्या रखना है ना, कि जिसकी ई नॉट सेल का मान, ई नॉट सेल का मान जितना कम होगा, जितना कम होता है वो उतना अधिक अपचायक क्षमता वाला होता है। जितना कम होगा उसकी अपचायक क्षमता क्या होगा, अधिक होता है। और जब अपचायक क्षमता अधिक होगा तो अपचायक भी होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो -3 पॉइंट है, इधर देखा जाए तो ये सब लगभग कम के बराबर है। यानी कि सबसे कम जो है आपका वो ए का है, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में है ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए आंसर। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि सीधी सीधी बात कह रहा ना कि वह सेल का नाम बताना आपको जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन वाला जो सेल होता है ना, ऑक्सीजन को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं एक सेल जिसका नाम होता है ईंधन सेल। जिसका नाम क्या होता है, ईंधन सेल। आप पढ़े हैं ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल करके हमको क्या देगा, विद्युत ऊर्जा देगा, जिसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। डैनियल सेल तो नहीं है, पारा सेल भी नहीं, लेड संचायक बैटरी भी नहीं है, यानी कि ईंधन सेल मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण क्षमता प्रदर्शित करता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, तो आप जानते हैं कि स्कैंडियम जो होता है वो 2-3 दिखाता है, Fe2+ और 3 दिखाता है, Zn2+ दिखाता है। लेकिन मैग्नीज जो होता है वो +2 से +5 तक 7 तक दिखाता है, यानी सबसे ज्यादा दिखाएगा मैग्नीज। ऑक्सीकरण अवस्था इसका मैग्नीज का सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है ना वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन होता है ऐसा वाला क्वेश्चन, यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ते हैं। इसलिए आप हमेशा जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो आप क्वेश्चन को पढ़े और क्या कह रहा है। आधा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, कह रहा है कि एजेडेंस और इसमें दिया है, ये आपका हो गया लवण सेतु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण सेतु। साल्ट ब्रिज दे दिया है, और CuSO4 का विलयन से क्या बन रहा है, कॉपर दे रहा है। यानी कि विद्युत वाहक बल दिया है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या था, EMF। EMF का मान कितना दिया, 0 वोल्ट है, तो उसका कैथोड क्या होगा। आप बताइए कि कैथोड क्या होगा, कैथोड किसका बना होगा। तो आप जानते हैं कि जिंक जो होता है वो हमेशा एनोड की तरह काम करता है विद्युत रासायनिक सेल में, और कॉपर जो होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। यानी कि यहां से कैथोड पूछा है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं फटाफट। अभी से ही हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे प्रतिदिन। फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन इस बार आते जाएगा आपको इस समय, प्रत्येक दिन हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में हम लोग बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी से ही हम लोग करेंगे तो 2-3 हजार क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंच चुके होंगे। कहते हैं कौन एक द्वितीयक सेल है। अब देखिए आपको हम वेल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों होता है।
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी अनावेशन और आवेशन दोनों प्रक्रिया होता है। इसमें बार बार हम चार्ज कर सकते हैं और बार बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बैटरी का नाम होता है संचायक बैटरी और इसी को बोलते हैं द्वितीयक बैटरी। इसका जो हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज, यानी कि इसमें एनोड जो होता है वो लेड होता है और कैथोड जो होता है लेड ऑक्साइड होता है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। यानी लेड संचायक बैटरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी के बारे में आपको बता दिया गया है। आगे आइए, निकेल कैडमियम बैटरी भी होता है जो कि द्वितीयक बैटरी है। शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक बैटरी है। प्राथमिक बैटरी में एक ही बार रिएक्शन होता है, दोबारा रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। शुष्क सेल को हम लोग लावलांसे सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको लावलांसे के वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। कहता है 4 तत्व वो एबीसीडी दिया है, उसका दिया है फिर से वही मान। ऐसा क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा गया है। और सबसे प्रबल अपचायक होने के लिए ई नॉट सेल का मान या बोलो ई सेल का मान सबसे कम होनी चाहिए। जो सबसे कम रहेगा वही प्रबल अपचायक होगा। जिसका ई नॉट सेल का मान अधिक होगा वो ऑक्सीकारक क्षमता वाला होगा। यदि देखा जाए तो यहाँ पर यही तो लग रहा है सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, ये सब हो जाएगा। आइए, ये सब हलवा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आगे आ जाइए, कहता है सेल स्थिरांक। मैं बताऊं इस क्वेश्चन को इतना बार ना पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में खास करके, एकदम अदमाही उड़ा दिया है। आइए, सेल स्थिरांक क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि आप पढ़े होंगे कि एनोड और कैथोड के बीच की दूरी, एनोड और कैथोड के बीच की दूरी और इसका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसका क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, एक से इंडिकेट करते हैं और इसी को बोलते हैं सेल स्थिरांक। इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर से कटेगा, इसको ऊपर भेज दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका वैद्युत रसायनिक का क्वेश्चन चल रहा है अभी फिलहाल के लिए आपका। यदि आप बिलियन का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर लोड है बिलियन का क्वेश्चन, उसका 2 टॉपिक है, 2 वीडियो है, उसका है फुल्ली एनसीईआरटी बनाया जाता है, मेरे यहाँ फुल्ली एनसीईआरटी बनाया जाता है। चलिए, सर्वाधिक चालकता होता है, ये तो आप 10वां से पढ़ते आ रहे हैं कि चालकता जो सर्वाधिक होता है किसका होता है, चांदी का होता है। चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक है क्योंकि इसकी चालकता बहुत अधिक और प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसलिए सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। यह विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब, समझिए बोल रहा है कप्पा का मान जो होगा वो चालकता के बराबर होगा कब, तो आप सुने होंगे कि चालकता बराबर जो होता है वो होता है कप्पा गुणे L/A, यानी कि ये दोनों का मान आपस में बराबर कब होगा, जब इसका मान कितना ले लेंगे, इकाई ले लेंगे। जब इसका मान, किसका मान, यह सेल स्थिरांक, जब सेल स्थिरांक का मान इकाई ले लेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा के बराबर हो जाएगा। चालकता और यह विशिष्ट चालकता आपस में बराबर हो जाएगा कब, जब सेल स्थिरांक का मान 1 हो जाएगा। क्या बोल रहा है ऑप्शन, सेल स्थिरांक का मान 0 होगा, नहीं, ठीक है। सेल स्थिरांक का मान क्या होगा, 1 होगा, हाँ। से जब इलेक्ट्रोड तांबा का बना होगा, नहीं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जब सेल का आकार बहुत बड़ा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ से मेरे पास ऑप्शन जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि सेल स्थिरांक का मान 1 आएगा। सभी क्वेश्चन लेकर के आए हम कहाँ से, प्रीवियस की ओर क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। कल का जो सेशन होगा उसमें, कल जो वीडियो आपके पास आएगा उसमें रहेगा फुल्ली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। क्योंकि मेरा 2-3 वीडियो रहेगा इस चैप्टर पर, एक रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक रहता है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन और एक टू द पॉइंट एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है। चलिए, किसी विलयन का चालकता समानुपाती होता है किस पर, समझिए बात को। किसी विलयन में आयन जब बढ़ता है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, चालक तार में जो चालकता होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन जब विलयन की बात होगा, विलयन की बात होगी तो वहां पर चालकता को कंट्रोल करने के लिए आयन आता है। जितनी ज्यादा आयनों की संख्या होगा उतनी ज्यादा उसकी चालकता होगा। आयन की संख्या कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए आयन की आवश्यकता होता है, यानी कि आयन की सांद्रता संख्या पर निर्भर करेगा। यहां से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। आयन बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं रहेगा धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग। कहता है किसी इलेक्ट्रोड में किसी पदार्थ का 1 ग्राम, समझिएगा 1 ग्राम समतुल्यांकी एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश का आवश्यकता होता है। समझने वाली बात यह है कि 1 ग्राम
आप जानते हैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोड पर जमा करने के लिए आपको 1 फैराड देना होगा। क्या बोल रहे हैं हम, बात को समझिएगा फिर से। किसी भी इलेक्ट्रो वस्तु को 1 ग्राम जमा करने के लिए आपको 1 फैराड की चार्ज देना होता है। 1 फैराड की चार्ज देने के लिए यानी कि 1 ग्राम के लिए कितना फैराड हमको देना होगा, 1 फैराड। और 1 फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। कैसे निकल करके आया, इसका उत्तर है कि 1 फैराड का जो डिफिनेशन है वो ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन, 0.23 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। जब इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 96,485 का आसपास आता है, जिसको तो हम लोग 500 मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 96,500 मान लेते हैं। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश देना होगा। क्या देना होगा आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। यहां देखिएगा ऑप्शन जरा ठीक से पढ़िएगा, एम्पियर 1 एम्पियर नहीं पड़ेगा, 1 कूलम में पड़ेगा, 1 फैराड में पड़ेगा। और फैराड क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1 मोल पर जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराड। नेक्स्ट की ओर हम लोग आते हैं, कहता है AlCl3। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि समझिए कहता है Al3 को 1 मोल अल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने के लिए आवश्यकता होगा। तो 1 मोल को जमा होने के लिए अल्युमिनियम जो होता है ना वो Al3+ में टूटता है, और यहां से कितना हो जाएगा, 3 फैराड की आवश्यकता होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 फैराड, यहां से 3+ में जाएगा, यहां कितना फैराड की जरूरत होगा, 3 फैराड की आवश्यकता होगा। कैसे, चलिए नेक्स्ट की ओर आप बात करते हैं। कहता है जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था के लिए याद रखेंगे 2 चीज, डेल्टा जी, गिब्स ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 0, और ई सेल का भी मान कितना होगा 0। जैसा ही मेरे माइंड में जहां पर क्वेश्चन में कुछ आता है वैसा हम आपको तुरंत लिखते हैं, को प्राप्त कर लेता है, उस समय सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो उस समय सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन है किसके लिए, साम्य अवस्था के लिए, यानी कि यहां से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, गिब्स ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जिस पर जो हम लोग के लिए उपयोगी होता है, जो कार्य करने के लिए उपयोगी होता है, उस ऊर्जा को हम लोग देते हैं नाम गिब्स ऊर्जा, या इसी का नाम देते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अर्ध सेल समझ में आ रहा है, एनोड या कैथोड। एनोड वाले सेल को अर्ध सेल कहेंगे, कैथोड वाले सेल को भी अर्ध सेल कहेंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं पूर्ण सेल। कैसा, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव करता है, क्या करेगा, धातु की प्रकृति पर क्या निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, हाँ करेगा। धातु की चालकता अधिक होगा, चालन अधिक करेगा। सेल में धातु की आयन की सांद्रता पर, हाँ आयन अधिक होगा, चालकता अधिक होगा। ताप पर बिल्कुल निर्भर करेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो यहाँ से हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर आइएगा, कहता है यदि किसी सेल का अचानक साल्ट लवण सेतु, आप समझिए लवण सेतु क्या होता है, उल्टा यू आकार का नली होता है, उल्टा यू आकार का नली होता है, जिसका उपयोग हम लोग परिपथ को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के लिए एवं विलयन की उदासीनता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इतना बात था आपका खाली लवण सेतु के बारे में, यानी साल्ट ब्रिज के बारे में। तो सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यदि हम लोग अचानक हटा देंगे ना, तो 2 बिलियन को ले लीजिए, 2 बिलियन, इसमें यदि इसको हटा देंगे तो इसकी जो है डिफरेंस शून्य हो जाएगा। डिफरेंस जब शून्य हो जाएगा, जिसके कारण से ई सेल का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ई सेल जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और इसका भी मान बराबर हो जाएगा, इसका भी मान बराबर हो जाएगा, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10, सेल का मान कितना 0, यानी कि शून्य हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट की ओर आइएगा, तो हम लोग कहता है लवण सेतु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लवण ब्रिज, साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है, क्योंकि समझिए KCl का उपयोग करेंगे क्योंकि जब ये टूटता है तो K+ और Cl-, K+ का गति और Cl- का वेग लगभग समान होता है। क्या बोल रहा है, K+ Cl- इलेक्ट्रॉनिक होता है, नहीं, K+ Cl- समान ट्रांसपोर्ट संख्या है की कामना करता है। KCl एक परवल इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नहीं होगा। हमने क्या बोला था कि आपको जो होगा वो दोनों का लगभग सेम होता है, गति सेम तरह से करता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट की ओर आइएगा, कहता है जिंक कॉपर सल्फेट सेल में
कौन सा कथन सत्य है? जिंक, यानी कि इसको डायरेक्ट बोल दीजिए ना कि जिंक इसके लिए एनोड, और यहां से आ जाएगा कैथोड, यानी कि इसको बोल दो तुम विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है? सीधा बात है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। बात समझनी होगी आपको कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा कहां से होता है? एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। और जब एनोड से कैथोड की ओर होता है यानी कि जिंक से कॉपर की ओर होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, कॉपर के ई नॉट रिडक्शन का मान जिंक के ई नॉट रिडक्शन के मान से कम होता है। कहता है इसमें जिंक ये भी नहीं होता, ये उल्टा बोल दिया। इनमें से जिंक एनोड की तरह, देखिए जिंक किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह, तथा कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। हाँ यही तो लग रहा है, जिंक किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह। कॉपर किसकी तरह कर रहा है? कैथोड की तरह। उपयुक्त सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? ध्यान रखिएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक है। अब चायक की बात करेगा तो लिथियम होगा, यानी कि यहां से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लोरीन होगा। आगे आ जाइए, कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड, यानी कि द्रवित सोडियम का मतलब हो गया कि NaCl लिया है गला हुआ, ये एनोड ये कैथोड। कहता है विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो कैथोड पर मुक्त होगा, क्योंकि ये एनोड जो होता है विद्युत अपघटन में प्लस हो जाता है और ये वाला हो जाता है माइनस। यह हो गया आपका एनोड और ये हो गया कैथोड। ध्यान रखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है निगेटिव होता है, लेकिन विद्युत अपघटन सेल में वो पॉजिटिव बन जाता है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। आप जानते हैं ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। सोडियम कहाँ जाएगा? माइनस की ओर। क्लोरीन कहाँ जाएगा? प्लस की ओर। यानी ये हो गया आपका कैथोड, तो सोडियम किधर की ओर जाएगा? कैथोड की ओर। कैथोड की ओर कौन जाएगा? सोडियम जाएगा। ठीक है, कैथोड की ओर सोडियम जाएगा। चलिए, ये था आपका मेरा क्वेश्चन, जो कि आज होता है सेशन खत्म। इसी तरह से हम कल लेकर के भी आएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए जुड़े रहिएगा सभी को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।